नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जा रहे हैं, आराम से जाते, टेंशन में जाएंगे अब। तो क्या आखिर क्या कारण है, जरा आपसे समझना चाहता हूं। प्रकाश जी, प्रकाश जी जुड़े हैं हमारे साथ? नहीं जुड़े हैं शायद। चलिए, प्रकाश जी शायद डाउन है, वीडियो डाउन है। लेकिन सुनील शुक्ला जी, चलिए इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं, प्लीज। धन्यवाद राजीव जी। अगर आपके पास किसी प्रश्न का जवाब नहीं होता तो आप प्रश्न पूछने वाले पे सवाल पैदा करने लगते हैं, और जब आप प्रश्न पूछने वाले पे सवाल पैदा करते हैं तब उस सवाल की वैधता और बढ़ जाती है, वो सवाल नहीं खारिज होता। यह उसी तरह की स्थिति है। प्रश्न यह है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए हैं वो महत्वपूर्ण है या जहां उन्होंने कहा है वो महत्वपूर्ण है? आज तक दुनिया में कहीं कोई बात आप कहिए। और सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछना कौन सा गलत बात होगी? उद्देश्य के खिलाफ सवाल कैसे हो गया? अगर राहुल गांधी का सरकार से सवाल पूछना, निर्वाचन आयोग के कामकाज के ऊपर सवाल पैदा करना, निर्वाचन में कामकाज में सरकार के हस्तक्षेप का सवाल पैदा करना, अगर देश के खिलाफ सवाल पैदा करना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसे प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे तो रोज देश के सवाल खिलाफ सवाल पैदा करते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बोलते हैं, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बोलते हैं, रोज कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। तो अब क्या उनका बोलना देश के खिलाफ बोलना है? सरकार के खिलाफ बोलना तो अगर और नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और अगर आप नेता प्रतिपक्ष के सवाल को जवाब देने के बजाय उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो यह तो लोकतांत्रिक मूल्य और परंपरा नहीं है। आपको जवाब देना चाहिए। जो बात राहुल गांधी ने कही उसका जवाब दीजिए आप। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि देश के खिलाफ देशद्रोही है? राहुल गांधी को आप देशद्रोही कह देंगे, और जो लोग सीधे सीधे देश के खिलाफ बोलते रहे उनको फिर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए हैं उन सवालों का जवाब जरूरी है। आपको बताना चाहिए कि जो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए उन सवालों का जवाब क्या है? अगर निर्वाचन आयोग ये कहता है कि चुनाव मतदान खत्म होने के बाद तक कई लोग चुनाव के मतगणना पड़े हुए मतों की गिनती करते रहते हैं, तो क्या पहले ऐसा नहीं होता था क्या? आखिर पहले के चुनाव में 2014 के पहले के चुनाव में या 2014 तक ये लोगों को मत का प्रतिशत क्यों मिल जाता था आधी रात तक? और अगले दिन तो नहीं मिलता था। अगले दिन मिलता भी तो मामूली 2-4 माने पॉइंट कुछ परसेंट का अंतर होता था। 60 लाख 65 लाख वोट ज्यादा पड़ जाता है, ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आई। इस देश में 1952 से चुनाव हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से पिछले कई चुनाव हो चुके हैं। अगर निर्वाचन आयोग की यह सफाई है कि मतदान होने के बाद तक काफी देर बाद तक उसकी गणना होती है, मतदान का प्रतिशत निकाला जाता है, तो पहले क्या होता था? पहले कैसे लोगों को पता चल जाता था? और अगर आज आप डिजिटल इंडिया का दावा करने वाले लोग, तकनीक का प्रयोग करने वाले लोग अगर आप यह बात बताएंगे तो दुनिया का कौन सा देश उसको स्वीकार कर लेगा? आज कोई बैठ करके कागज पर 1 2 3 4 थोड़ा लिखना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर है, डिजिटली आप जो चाहे सो उंगलियों पर आप 2 सेकंड के अंदर सब कुछ काउंट कर सकते हैं। ये आपके स्तर को कौन स्वीकार करेगा? और यह जो पूरे की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहे हैं, वो सवाल तो पैदा होंगे। और केवल वही मसला तो नहीं है, मतदाता सूची में 2 चुनावों के बीच में कुछ महीनों के भीतर बड़ी संख्या में मतदाताओं की संख्या बढ़ जाना, ये कैसे हो रहा था? कैसे हो सकता है? ये प्रक्रिया आपने क्यों इतनी पूरी कर ली और लोगों को विश्वास में लिए हुए? एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाता हो गए, ये कैसे हो गया? क्या सवाल नहीं पैदा होंगे? और अगर आप चुनाव की शुचिता को सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो उस चुनाव से बनी हुई सरकार के नैतिकता पर भी तो सवाल पैदा होंगे। बिल्कुल। ऐसे आप इन चीजों पर कोई सवाल नहीं पैदा करेगा। अब अगर आप आपकी पार्टी का सांसद कोई मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, देश के सबसे बड़े न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर सवाल पैदा करेगा और आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, केवल यह कह देने से कि इस भारतीय जनता पार्टी को इस बयान से कोई मतलब नहीं हो, उनका निजी बयान है। अगर उनका निजी बयान हो तो आप उसे सहमत है?
मान लेता हूं आपका निजी बयान, एक पार्टी के सदस्य के नाते अगर आपका कोई सांसद इस तरह का बयान देता है तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या आप उससे सहमत नहीं दिखाई पड़ेंगे? क्या अपने आप इस तरह का अधिकार किसी को दे सकते हैं? दूसरे पार्टी के लोग इस तरह का बयान देने लगे तो आप उसको मान जाएंगे। और अगर सर्वोच्च न्यायालय आपके अनुकूल, जो आप जिसकी अपेक्षा करते हो उसके अनुकूल अगर आपका जजमेंट नहीं आएगा तो आपके लोग सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल पैदा करेंगे। यह देशद्रोह नहीं है। देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल पैदा करना देशद्रोह नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां करना देशद्रोह नहीं है। आप जो कहेंगे सब कुछ ठीक है, और आपके करतूत को का जो कोई पर्दाफाश करने का प्रयास करे तो वह देशद्रोह है। आप इस देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आप कहेंगे कि वो मुसलमान आयुक्त थे, आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे आप? ये बड़ा सवाल नहीं हो पैदा होता। और मैं मान लेता हूं कि अगर निशिकांत दुबे जी की बात को मैं सही मान लेता हूं जी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने मताधिकार मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने में सहयोग किया, ठीक है। अगर वो घुसपैठिए थे और बांग्लादेश से घुसपैठिए थे तो घुसपैठ हुई कैसे? घुसपैठ होने किसने दिया? यह तो कुरैशी साहब की जिम्मेदारी नहीं थी, यह झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। और अगर वो घुसपैठिए कुरैशी साहब के कार्यकाल में उनको मतदाता सूची में उनका नाम डाल दिया गया तो रघुवर दास की सरकार ने उनका नाम हटाने के लिए कौन सा प्रयास किया? रघुवर दास की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसी राज्य के एमपी निशिकांत जी ने कोई प्रतिवेदन दिया है क्या निर्वाचन आयोग को कि ये नाम ऐसे हैं जो घुसपैठी है, इनका नाम जबरदस्ती डाल दिया गया है? आप केवल आरोप लगा देंगे, कुछ भी आरोप लगा देंगे, और आपकी पार्टी उसको सुनती रहेगी। इन पर जो सवाल पैदा करेगा उनको आप सवालों के घेरे में पैदा करने की कोशिश करेंगे आप। यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जितने हथकंडे हैं जनता के सामने सब एक्सपोज हो रहे। अब यह सरकार अपने गवर्नेंस की बात करना ही नहीं चाहती और इन्हीं चीजों को उलझाए रखना चाहती है कि जो अगर सरकार के कामकाज पे जो सवाल पैदा करे आप उस पर सवाल पैदा करने लगे। उस सवाल पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी जवाबदेही मत कीजिए। जो सरकार सवालों से बचने का प्रयास करती है गोया कि वह हताश है, उसके पास जनता के बीच से उठने वाले जो समस्या है उसका समाधान उसके पास नहीं है। और अगर आप लोगों के बीच उठ रहे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता जनता के द्वारा नकारे जाने लगेगी, जनता आपको स्वीकार करने लगेगी। 2024 से चलता हुआ सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा। जो आज सर्वोच्च न्यायालय जिसका उल्लेख भी आपने किया, सर्वोच्च न्यायालय ने गवाही सामने कह भी दिया कि हमारे ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। गोया कि आपके द्वारा दिया गया बयान अनसुना नहीं है, जिसको गंभीरता से लेना चाहिए उन्हें उस बयान को गंभीरता से लिया, और आप इस तरह के बयान देकर के बच नहीं सकते। किसको आप ऐसे बयानों से संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं? कौन मान लेगा आपकी इन बातों को? मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बातों से, इस तरह के बयानों से केवल अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी पे हमला करके आप अपने विफलताओं को छिपा नहीं सकते। और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बयान देना, और कोई सामान्य व्यक्ति हो, उपराष्ट्रपति जी कुछ बोल देंगे। हालांकि मैं उपराष्ट्रपति जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, कम से कम वो सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल का स्वीकार कर लिया कि न्यूक्लियर मिसाइल है, और ये एक ऐसा मिसाइल है कि फिर आपका एजेंडा चलने वाला नहीं है, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 100